BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए अब एक बात आप लोगों को क्लियर कर दें कि इसमें सिर्फ रजिस्टर्ड डीड ही मान्य हो गया, कोई जमींदारी का पर्चा फलाना, इससे पब्लिक बचे। चूंकि अभी बहुत सारा हम लोग को दलौदार कहीं कहीं से शिकायत मिल रही, कुछ लोग ऐसा टाइप का पर्चा दे रहे हैं, इस फेक पर्चा से बचे। क्योंकि सरकार का कथन यही है कि जो भी डीड होगा वो रजिस्टर्ड डीड ही मान्य होगा, बंटवारा भी होगा वो रजिस्टर्ड डीड ही मान्य होगा। इसलिए चूंकि यहाँ पे 1905 के बाद कोई भी दूसरा सर्वे हुआ नहीं, कोई रिविजनल सर्वे नहीं है, ना कोई दूसरा सर्वे है, तो ये 1905 के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग की व्यवस्था यही है कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे यानी 1905 का सर्वे जिसका प्रकाशन 1916 से 1919 के बीच में हुआ, उसी मैप को लेकर हम लोग बिछाकर करेंगे। यानी कि जो पूर्ववत खेसरा है वो यथावत रहेगा, उसी खेसरा में हम लोग नए अब जो वंशधारी जो होंगे, अब डिपेंड ये करता है कि खातियान में किसका नाम दर्ज है। उनके अगर पड़बाबा का नाम दर्ज होगा तो उनके पड़बाबा के काल से अभी तक का वंशावली बनाना होगा। अगर मान लीजिए केवाला में उनके दादा का नाम दर्ज है तो दादा के बाद इधर का वंशावली बनाना होगा। और इस बार सरकार की प्रक्रिया यह है कि चूँकि यह सिस्टम चूँकि मात्र 1 साल में करना है, तो लोगों को ऑनलाइन सारे कुछ हम लोग DLRS करके एक साइट है, जिस साइट पर जो है सो आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। उसी में प्रपत्र 2, जिसकी प्रपत्र 2 में आपको अपना जितना जो रैयतधारी है अपने रैयतों का जिक्र करेंगे कि उनका कितना रैयत है। अगर मान लीजिए कि उनका 3 मौजा में है तो तीनों मौजा का अलग अलग रैयत से वो हर रैयत का एक अलग थाना नंबर होता है, यानी थाना नंबर वाइज पब्लिक को अलग अलग 3 थाना है तो 3 थाना के लिए 3 जगह उनको अपलोड करना होगा। उसी तरह से अब इसमें जो दस्तावेज जो है या तो केवाला के रूप में, खतियान के रूप में, पर्चा के रूप में, जिस रूप में पब्लिक के पास मौजूद है वो उसको यथावत हमारे साइट पर वो अपलोड कर देंगे। DLRS करके एक साइट है, उसी पर करना है। चूँकि यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया में चल रही है, तो आप लोग की जानकारी के लिए पब्लिक अगर चाहे कि जैसे मान लीजिए यहाँ के बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं या कहीं भी, तो एक सर्वे ट्रैकर करके ऐप है, अगर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो हम लोग जिस मौजा में किस स्थान तक पहुँचे, आज हम 10% सर्वे किए कि 12% किए, आप सर्वे ट्रैकर ऐप से विदेश वाला भी आदमी वो देख सकता है कि यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया क्या है। एक आप लोग से मीडिया बंधु आप लोग आए हैं तो एक आप लोग से अनुरोध यही करेंगे, और तमाम हम जनप्रतिनिधि से भी यही अनुरोध कर चुके हैं कि कुछ ईमानदारी हम लोग को बरतनी होगी। बरतनी यह है कि हमारे जो दस्तावेज में जो पड़बावा से चल रहा है या हमारे छरदादा से चल रहा है, तो उसमें किसी भी भाई को या किसी की हिस्सेदारी को आप लोग वंशावली में गौन न करें, उनका वंशावली आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होगा कि अगर 6 भाई हैं, एक भाई विदेश में है, 5 लिख करके वंशावली बना दिए तो इससे उनको दिक्कत होगी, और हमको भी रैयत को डिसाइड करने में जब हम किश्तवाड़ करने के बाद खाना पूरी करेंगे तो खाना पूरी के समय में यह दिक्कत निश्चित तौर पर आएगी। इसलिए आप लोग के तहत से हम यह कहना चाहते हैं कि यह लोगों को यह विश्वास में लाइए कि वंशावली बिल्कुल सही ढंग से बनाएं, उसमें कोई कटौती नहीं। इसलिए कि जब हम किश्तवाड़ करने के बाद हमारा अमीन जब उस साइट पर जाएगा, वहीं पे कानूनगो पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद उस चौहद्दी पर डिसाइड होगा कि इसका दखल कब्जा किसका है और इस दखल कब्जा के अगेंस्ट में कितने इसके वंशावली में लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे दूसरी बड़ी जरूरी यह है कि वो लोग यह क्लियर कट बताएं कि उनका वंशावली में वंश कितना आ रहा है। जैसे कि किसी खेसरा में 300 की आबादी 1905 में थी, आज वो खेसरा बढ़ के समझिए कि 4 गुना 5 गुना यानी 1500 से लेके 2000 तक हो जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम उसका प्लॉटिंग करेंगे तो उसके इस हिस्से को हम दखल कब्जा के अनुसार, जैसे 4 भाई देंगे तो 4 भाई का उसमें दखल दिखाएंगे। इसमें जैसे पब्लिक से हम ले रहे हैं प्रपत्र 2 में, और प्रपत्र 3 एक है वंशावली, यही 2 चीज़ उनको अपलोड करना है DLRS के साइट पर। और ये अपलोड हो जाने के बाद अब इसके बाद जो प्रक्रिया जो हमारी किश्तवाड़ की ख़त्म होगी, खानापूरी की ख़त्म, खानापूरी के समय हम हर रैयत को, जैसे आप मान लीजिए 5 भाई हैं,
तो आपके पांचों भाइयों को हम प्रपत्र 7 में पर्चा देंगे और LMP देंगे, लैंड पोजीशन मैप। लैंड पोजीशन मैप का मतलब इस बार ये भी चीज़ दे रहे हैं कि आप अपना ज़मीन का नक्शा भी देख लीजिए कि ये ज़मीन का स्वरूप तिरकोना है कि क्या है। और इन प्रपत्र 7 में हम आपको हर रैयत को उपलब्ध कराएंगे। और अगर मान लीजिए उनका किसी का चौहदी या किसी का नाम में गड़बड़ी, तो उसके लिए प्रपत्र 8 में हम उनसे मांग रहे हैं कि आप हमें दावा आपत्ति के लिए दीजिए या आपका कोई भूल सुधार है वो हम कर देंगे। तो प्रपत्र 8 में पब्लिक हमको वो देगी और उसकी सुनवाई होगी प्रॉपरली। यह पहला प्रक्रम की सुनवाई है और उसी दौरान हम लोग इसका संशोधन करेंगे। ये सब जब संशोधन की प्रक्रिया जब हो जाएगी तो एक मौजा का जब पूरा हम कर लेंगे तो इस करने के बाद जो है सो हम उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे प्रपत्र 12 में। प्रपत्र 12 में भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन के समय में भी उसका प्रकाशन हम बजाते पंचायत भवन में, जहां हमारा शिविर है वहां पर, तीसरी प्रति हम अंचल में और चौथा हम जिला में भी, ये चारों जगह हम लोग प्रकाशित करेंगे। उसमें भी अगर कोई दावा आपत्ति होगी तो प्रपत्र 14 में पुनः आप दीजिएगा कि हमारा ये जो मैपिंग में मेरा जो हिस्सा जो है वो चौहद्दी गलत दिखाया गया, फलाना दिखाया गया। तो दूसरी सुनवाई ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद भी है। जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जब अप्रूव हो जाएगा तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, 14 का ऑब्जेक्शन को जब सुनवाई कर लेंगे, दूसरी प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तब हम उस मौजा का एक प्रकाशन, दूसरा फाइनल पब्लिकेशन करेंगे। फाइनल पब्लिकेशन करते समय में भी अगर मान लीजिए कि किसी को अब उसकी जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी, जब सेकेंड का, तो इसका हम कंपाइल शीट पूरे का तैयार करेंगे और कंपाइल शीट तैयार करने के बाद हम राज्य सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे। और वो अप्रूवल एक समझिए एक वैधानिक प्रक्रिया है, मेनली कि हमको यहाँ का ऑब्जेक्शन पहले मीट करके तब वहाँ जाना है। ये जब सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब इसके बाद इसी में दूसरी प्रक्रिया हमारा सर्वेक्षण के बाद रेंट फिक्सेशन। अब जो है सो कोई भी प्लॉट बेलगान नहीं रहेगा। हर प्लॉट का जो किस्म के अनुसार जो भीट है, कृषि योग्य है, या पहले का मान लीजिए वो कृषि योग्य था आज उसमें आवासीय है, तो आज उसमें आवासीय रेंट हम करेंगे। तो दूसरा काम हमारा रेंट फिक्सेशन है। रेंट फिक्सेशन जब हम कर देंगे तो इसके बाद तब प्रपत्र 20 में इसका एक फाइनल पब्लिकेशन होगा। ये पब्लिकेशन हो जाने के बाद इसका भी जो ट्रायल आपत्ति जब हुई, अब हम जिला स्तर पर एज ए बंदोबस्त पदाधिकारी अंतिम सुनवाई मेरे पास होगी। जब हमसे जब होके जब फाइनल हो जाएगा तो ये फाइनल समझिए कि जो सरकार का प्रस्तावित है जुलाई 25 से लेकर अगस्त 25 के बीच में, तो ये सरकार के पास हम लोग 4 प्रति में बनाएंगे। एक प्रति हम अंचल को देंगे, दूसरी प्रति हम लोग जिला अभिलेखागार में देंगे, तीसरी प्रति जो हम लोग का राज्य सरकार का अभिलेखागार है वहाँ जाएगा, और चौथी प्रति हमारे जिला में या यहाँ बंदोबस्त कार्यालय में। और इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया रजिस्टर 2 को नयापन करने के लिए, मतलब अभी जो अंचल कार्यालय में जा रहे हैं तो रजिस्टर में अभी आपका खतियान में परबाबा का नाम, इनका नाम दिख रहा है, और जब ये हो जाएगा तो रजिस्टर 2 में कम्प्लीटली अब आप लोग का नाम दिखने लगेगा। ये है सारी प्रक्रिया। ये शहरी क्षेत्र में हो रहा है या ग्रामीण क्षेत्र? सिर्फ अभी सरकार ने इसको 2 चरण में बनाया। पहले इसको हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में खत्म करेंगे। टोटल यहाँ पर हम लोग 1448 रेवेन्यू ग्राम में अभी तत्काल कर रहे हैं। सर मालिकाना खास जमीन में क्या किया जाएगा सर? मालिकाना खास जमीन में हम सबसे पहला चीज़ देखेंगे 2 चीज़, कि सबसे पहले वो मालिक बना तो उसके लिए देने वाले कौन हैं। उसमें आपको याद होगा कि 1146 से जमींदारी प्रथा खत्म हो गई थी। जमींदारी प्रथा के पूर्व का अगर कोई मालिकाना होगा तो उसमें उसका देखेंगे उसका रेंट रोल है कि वो जमींदार को पे किया था नहीं। दूसरा इधर का होगा 1146 के बाद का, तब उसमें देखेंगे कि जो डोनर करने वाला है वो एप्रोप्रिएट व्यक्ति है या नहीं। सर किसी जमीन पे विवाद चल रहा है, हमला चल रहा है, कोर्ट में विवाद चल रहा हो तो उसके जितना भी अगर कोर्ट में विवाद, टाइटल सूट वगैरह जो होगा, उस जमीन को हम लोग प्लॉटिंग करके घेर के उसमें CWJC या और टाइटल सूट नंबर शो करके उसको दर्शा के आगे बढ़ जाएंगे। पेपर संबंधित तैयारी करने में लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो लोग सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए, पेपर में बस 2 ही चीज़ पब्लिक के पास बताना है कि सबसे पहले उसके पास केवाला है। जैसे बहुत सारे पब्लिक ये कर रहे हैं कि 85 का हमारा केवाला है लेकिन हमारा म्यूटेशन नहीं हुआ है।
तो आपके जरिए यह मैसेज चला जाना चाहिए 85 का केवाला है, अगर उसका म्यूटेशन नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन वो ज़मीन उनके अगर पोजेशन में है तो वो अपलोड कर दें। सर्वे को लेकर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या उनको जानकारी इसके लिए क्या पहुँच की जा रही है? हम लोग तो पूरे जितने जो ग्राम पंचायत है 293 जितने भी हमारे ग्राम पंचायत है सब जगह मुखिया जी के साथ हम लोग शिविर का आयोजन किए हैं और वहाँ पे जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। मात्र 12 पंचायत में चलाना हमारा बाकी रह गया है। अगर सर शहर के लोग परेशान नहीं नहीं, शहर के लोगों को अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये वाली प्रक्रिया ग्रामीण की खत्म हो जाएगी, सरकार पब्लिश कर देगी, तो अगला चरण शहरी क्षेत्र का होगा। सर अगर एसडीओ ऑफिस से अपडेट हो गया है तो गांव के सरपंच से भी अपडेट लेना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए इसमें एकदम क्लियर कट बात है कि जो हमारे अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग के उनका एक पत्र है 2023 का, दिसंबर 2023 का, उसके अनुसार से वंशावली बनाने की प्रक्रिया लिखी हुई है। उस प्रक्रिया में यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले पब्लिक जो है सो एक एफिडेविट करा के वो देगा और देने के उपरांत पंचायत सचिव का है कि वो इंट्रोगेशन करेगा। इंट्रोगेशन करने के बाद उसको सुओ मोटो वो डिक्लेरेशन बाहर में वो साट देगा। 7 दिन तक उसका ऑब्जेक्शन देखा जाएगा। अगर अगल बगल वाले लोग उसका ऑब्जेक्शन करते हैं तो 7 दिनों के बाद सरपंच और पंचायत सचिव उनको निर्गत कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी का लैंड हो और सरपंच के द्वारा ही अतिक्रमण किया गया तो उसमें क्या होगा? देखिए, अतिक्रमण यहाँ दूसरा मुद्दा है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम रैयत को बुला रहे हैं। इवन एज ए सरकार, ये जो कलेक्ट्रेट हम लोग बैठे हुए ये भी हम लोग रैयत के अंदर है। तो हम सभी लोग रैयत हैं, चाहे हम सरकार के रूप से रैयत है या पब्लिक रैयत है, ये सब पर लागू होता है। अंडरटेकिंग या एफिडेविट्स लगभग सेम है। उसमें जो सर की जो लेटर जो निकली अपर मुख्य सचिव का, उस लेटर में डायरेक्ट है कि वो एफिडेविट है। अगर से उसका काउंटर बढ़ा दिया जाता है